A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 29 सितंबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे. दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ. वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स. जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे तब आप वर्ल्ड क्लास बनते जाएंगे, या फिर आप जो आज हैं उससे एक बेटर व्यक्ति बनेंगे. और ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है. राइट, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में मैंने ये, जहाँ तक मेरा एक परसेप्शन है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हैं उनसे वो बहुत घबराते हैं. क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर्स खोलते हैं तो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड बेल आउट, रिकैपिटलाइजेशन, ये सारे शब्द सुनते हैं और तब वो घबरा जाते हैं कि ऐसी सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता नहीं है. और यही भय से वो इस सब्जेक्ट से दूर जाते रहते हैं. और फिर एग्ज़ाम आती है और फिर पता चलता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर तो उन्होंने फोकस ही नहीं किया. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जिससे आपके आपके दिमाग में एक घबराहट है, देन आई वुड से कि दिन की शुरुआत उस सब्जेक्ट से कीजिए. राइट, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़िए. अगर मैथ्स आपकी वीकनेस है तो स्टार्ट योर डे विथ मैथ्स. जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं, डू मैथ्स. इससे क्या होगा कि आपने सबसे डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट हैं, आपके लिए जो डिफ़िकल्ट हैं, उस सब्जेक्ट के साथ दिन की शुरुआत की. 1 आवर आपने उसको दिया. भले ही आपको इसके बेनिफिट ना दिखें, लेकिन पूरा दिन जो है आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ऑलरेडी आज का दिन, जो आज के दिन में जो भी वक्त देना था वो दे दिया है. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को आप समझने लगेंगे. एंड देन यू विल, मैं बात कर रहा हूँ कंफर्ट जोन की, कि कंफर्ट जोन में से आप निकलेंगे. हर रोज़ सुबह आप शुरुआत करेंगे, कंफर्ट जोन के बाहर अपना पैर रखेंगे. एंड दिस विल इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है. जो अननोन चीज़ें हैं उनको कॉन्कर करने के लिए कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद कर सकता है. 30 सितंबर यानी कि आज और कल, अब 2 दिन बचे हैं EMI ऑफर के. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. 3 टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. फिर 2 आर्टिकल्स मैंने इंडियन एक्सप्रेस में से लिए हैं, और 2 आर्टिकल्स जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से. वैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ये 5 आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सिलेक्ट किया है. लॉन्जिविटी गैप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 1970-75 के टाइम पर भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो थी 49.7. इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक व्यक्ति जो है वो 50 साल तक उसकी आयुष्य थी, या फिर उसकी लाइफ थी. तो बहुत सारे लोग 1970-75 के टाइम पर 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर जाते थे. एवरेज थी 50 साल. 50 साल की एज में 49, 51, ऐसे बहुत सारी, इस एज में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु होती थी. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. आज के ज़माने में, मीन्स आज से आप 70-75 के टाइम को आज के ज़माने में कंपेयर करें तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस का जो ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसा अटैक आता था और वो मर जाते थे, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती थी. ट्रीटमेंट थी लेकिन हर एक व्यक्ति को ये नसीब में नहीं थी. खास करके जो छोटे टाउन में रहने वाले लोग जो हैं, छोटे शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े शहर में जैसे कि मुंबई हैं, कोलकाता, अहमदाबाद एक्सेट्रा, तो ऐसे बड़े शहरों में फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी. लेकिन उस टाइम पर गरीबी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, तो हर कोई ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाता था. और गरीबी जो है, पॉवर्टी का एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है आपके जीवन के साथ, आपके आपके स्ट्रेस लेवल के साथ, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ. क्योंकि गरीबी, कोई भी एक गरीब परिवार के बारे में अगर हम सोचें
राइट, लेट्स से एक गरीब परिवार हैं, तो क्या वो 3 टाइम मील्स अफोर्ड कर पाएंगे? अगर फूड अफोर्ड कर भी पाते हैं तो क्या उनको जो हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट ये मिल पाएगा? द आंसर इज नो। इसके अलावा दूसरे जो लाइफ के कंफर्ट हैं, जो हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, थोड़ा बहुत हमें रिजुविनेट करते हैं, जैसे कि आप कहीं पर हेड मसाज कराने के लिए गए, बॉडी मसाज कराने के लिए गए, यू हैव एयर कंडीशनिंग, राइट, ये सारी चीज़ें, फ़ैन हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सारी चीज़ें, तो एक गरीब परिवार जो है ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता है। फिर हार्ड वर्क, राइट, बैक ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, कमर टूट जाए, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऊपर से बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तो थोड़े धीरे धीरे करके बॉडी के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी। फिर छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो छोटे मोटे जो खर्च हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए खर्च, मीन्स क्लिनिक में जाना, वहाँ पर दवाई खरीदना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ओवरऑल गरीबी की वजह से फिर एजुकेशन नहीं हो पाएगा, तो एजुकेशन नहीं होगा तो अवेयरनेस नहीं आएगी, यू नो। तो ये सारी चीज़ों की एक गरीबी देखिए कि इसीलिए कहते हैं कि गरीबी जो है ये इसको मदर कहा जाता है, कि दूसरे सारे जो इश्यूज़ हैं एक देश में, गरीबी अगर हैं तो दूसरे बहुत सारे इश्यूज़, क्राइम रेट, बहुत सारी चीज़ें इससे पैदा होती हैं। सेम थिंग अप्लाइज विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेटेस्ट फिगर यह कहता है कि भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.4 ईयर्स, विच इज़ नॉट बैड। ऑन एन एवरेज व्यक्ति जो है हमारे देश में 70 ईयर्स तक जी पाता है। लेकिन जापान ने 1960 में और चाइना ने 1990 में ये रेट अचीव कर लिया, ये 70 ईयर। और नेपाल और बांग्लादेश जो 1980s में हमसे बहुत पीछे थे, आज वो हमारे आगे निकल चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि देयर इज़ ए डीप लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे देश की बात करें तो कुछ ऐसे राज्य जहाँ दिल्ली, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी की संख्या कम है, तो वहाँ पर लोगों का ओवरऑल अगर आप जीवन देखें, एवरेज निकालें, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, आसाम, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो ये भी एक चीज़ प्रूव करती है कि एक क्लियर रिलेशन है गरीबी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। भारत के लिए चिंता का विषय ये भी है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दुनिया के अगर आप गरीबों का टोटल निकालें तो उसमें से सबसे ज़्यादा गरीब किसी एक देश में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो है हमारा देश भारत। दूसरी चीज़, ये जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आई है, तो आज तक जो हमने प्रयास किए थे गरीबी को हटाने के लिए, ये सारे प्रयासों के ऊपर पानी फिर सकता है। तो और ज़्यादा लोग गरीब होंगे और ज़्यादा परिवार गरीबी की चपेट में आएंगे, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोगों को कैंसर, टीबी, दूसरे ऐसे ऑपरेशंस करवाने हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड-19 के साथ डील कर रही हैं। तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जीवन और इसी के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये बताया जाता है कि 5-10 साल लग जाएंगे इसमें से बाहर निकलने के लिए। कोविड-19 में से नहीं, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें से निकलने के लिए इतना वक्त लग जाएगा। इकोनॉमिक लॉसेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बहुत सारे लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जो उनकी रोज़ी रोटी या फिर इनकम का जो मेन सोर्स था वो छूट गया, और इसकी वजह से वो मील्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसकी इम्पैक्ट भी उनके हेल्थ के ऊपर होगी। वन मोर थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत एक अच्छी बात है, एक अच्छा इंश्योरेंस है, गरीबों को कवर प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता है। इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में होना चाहिए। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि हम जीडीपी जो है उसका शेयर, मीन्स जीडीपी का जो परसेंटेज हम हेल्थ केयर के पीछे स्पेंड करते हैं वो कम है, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम। तो होलिस्टिक लेवल पर हमें यहाँ पर काम करना होगा। आज तक बहुत सारी सरकारों ने
पब्लिक हेल्थ केयर को निगलेक्ट किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोविड-19 ख़त्म जब होगा उसके बाद लोगों का भी प्रेशर बढ़ेगा कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के इमरजेंसी वार्ड्स, और अब लोग भी जो कहते हैं प्री प्लानिंग, या फिर आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच का प्रेशर मुझे लगता है कि लोगों से ही मिलेगा गवर्नमेंट को, कि अब वो वक्त चला गया कि जब हम बीमार पड़ेंगे तब हम हॉस्पिटल जाएंगे या फिर क्लिनिक जाएंगे। अब आप ऐसी चीज़ें कीजिए कि हम बीमार कम से कम पड़ें। तो स्वच्छ भारत ओवरऑल, जिसमें एयर पोल्यूशन कम करना, वाटर पोल्यूशन, राइट, सॉइल पोल्यूशन, फिर हमारी जो शहरें हैं, हमारी सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें क्लीन हो, रिसाइकलिंग हो, तो ये सारे प्रोएक्टिव पार्ट्स हैं जिससे लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे। पार्क्स खोले जाएं जहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा के लिए जा सकें, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब हमारी इकोनॉमी, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इकोनॉमी जब पॉजिटिव ग्रोथ करेगी तभी ये हो पाएगा, क्योंकि बिना पैसों के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। एक वर्चुअल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये हैं महिंदा राजपक्षे, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल इंडिया श्रीलंका बायलैटरल समिट हुई। इस समिट में 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका का जो संविधान है, श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक 13th अमेंडमेंट है। 1988 से भारत चाहता है कि श्रीलंका इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा? इसके इम्प्लीमेंटेशन से ये होगा कि वे सारे एरियाज तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका के दो ऐसे प्राइम एरियाज हैं, नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जहाँ पर तमिल डोमिनेटेड पॉपुलेशन या फिर तमिल लोग यहाँ पर रहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए ये मैप है, तो श्रीलंका की 74.9% पॉपुलेशन जो है ये सिंहलीज हैं। 11.2% पॉपुलेशन श्रीलंकन तमिल है। अब इनकी हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश जो हैं वो इनको यहाँ पर लेकर आए और फिर यहाँ पर ही सेटल हो गए। तो ये वाला पूरा जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उनके अधिकारों के लेकर उन्होंने डिमांड की, लैंग्वेज को लेकर, राइट। इसके बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बर्ड्स आई व्यू के बारे में बात करूँ, एक ऊपर से अगर मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊँ तो लैंग्वेज को लेकर एक वक्त आया जब श्रीलंका ने यह बताया कि सिंहलीज भाषा ही मेन भाषा रहेगी, और फिर श्रीलंकन तमिल ने यह बताया कि हम तमिल हैं और हम तमिल लैंग्वेज बोलेंगे। तो फिर इसको लेकर फिर सिविल वॉर की शुरुआत हुई, और फिर 1987 में इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड साइन हुआ, और इस एकॉर्ड में ये मीन्स 13 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1988 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, लेकिन आज तक ये इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया है। और बातचीत चल रही है, एक लंबे टाइम से बातचीत चल रही है, लेकिन अब ये एक प्रकार से लिप सर्विस जैसा हो गया है कि सिर्फ बातें कर दो, राइट, इम्प्लीमेंट देख लेंगे कब इम्प्लीमेंट इसको करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये बताया कि कि तमिल लोगों का जो एक तमिल लोगों का जो हक है, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें 13 अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से ही हो पाएगी, और जल्द से जल्द श्रीलंका की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राजपक्षे जो हैं उन्होंने कोई ऐसा ख़ास स्पेसिफिक वादा नहीं किया है, लेकिन ऊपर से उन्होंने बताया कि श्रीलंका जो है वो हर एक एथनिक ग्रुप के हित में काम करेगा, और श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक तरीके से, और हर किसी का, हर एक सिटीज़न उनके लिए इक्वल है, इस टाइप का एक ओवरऑल उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात जो है वो ये है कि श्रीलंका के लीडर ने ये बायलैटरल समिट के बाद अलग से एक स्टेटमेंट दिया कोलंबो में, जिसमें तमिल इश्यू का कोई भी मेंशन नहीं था, और इसीलिए ये एक लिप सर्विस जैसा हो गया है कि जब भी दो देशों के बीच में बात होती है तब इसको याद किया जाता है 13th अमेंडमेंट को, और इसके बारे में बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी खास इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका नहीं होता है। कोलंबो की बात करें, यानी कि श्रीलंका जो है वो जानता है कि श्रीलंका के नज़दीकी रिलेशन
चाइना के साथ जब भी बढ़ते हैं तब दिल्ली जो है वो परेशान होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि लगभग यहाँ पर आपको, इस जगह पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है हम्बन टोटा, यहाँ पर है। तो ये जो हम्बन टोटा है ये 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है चाइना ने। चाइना ने ये बताया था कि भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका का भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना ने एक बड़ा सपना दिखाया कि यहाँ पर हज़ारों शिप जो हैं यहाँ पर आएगी आपके यहाँ पर, और यहाँ से जाएगी, एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर श्रीलंका काम करेगा और खुशहाली आएगी, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और फिर श्रीलंका चाइना को पैसे पे नहीं कर पाया, और फिर चाइना ने ये हम्बन टोटा जो है ये 99 ईयर्स के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यहाँ पर खबरें ये भी आती हैं कि यहाँ पर सिर्फ मर्चेंट शिप नहीं, लेकिन नेवल शिप भी चाइना यहाँ पर पार्क करता है। तो भारत के इतने नज़दीक चाइना की नेवल शिप्स अगर आ जाए तो डेफिनेटली भारत के लिए तो ये चिंता का विषय है, ये एक सिक्योरिटी इशू है, और इसी को लेकर भारत थोड़ा चिंतित रहता है, और भारत को ये बिल्कुल पसंद भी नहीं है। और इसकी बात मीन्स इससे पहले की जो सरकार थी वो जानती थी, लेकिन महिंदा राजपक्षे की सरकार ने ही हम्बन टोटा को चाइना को दिया था, और फिर से अब राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं वो पावर में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि चाइना और श्रीलंका का रिलेशनशिप जो है वो फिर से एक नए लेवल तक पहुंचे। The Modi government has not been able to get any of the infrastructure projects agreed upon in July 2017 moving. जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पर करने वाले थे, तो उसका कोई भी ग्रीन सिग्नल आज तक, मीन्स वो आगे उसका काम जो है वो नहीं बढ़ा है। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली यही कहा गया है कि ये सारी चीज़ें होती रहेगी, ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत को नेबरहुड फर्स्ट ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के साथ काम करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द असॉल्ट ऑन बॉलीवुड, ये संजया बारू साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, द असॉल्ट ऑन बॉलीवुड, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हम श्योर बॉलीवुड के बारे में तो मुझे कोई चीज़ आपको बतानी नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल बॉलीवुड न्यूज़ में पूरे दिन ये न्यूज़ चैनल वाले जो हैं ये दीपिका ने क्या खाना खाया, क्या किया, ये वो पूरा दिन यही चीज़ें दिखाते रहते हैं, लोग इसको डिस्कस करते हैं, और दिस इज़ हाउ दे प्ले विथ योर माइंड। वो आपके दिमाग में वे सारे सीड्स डालेंगे जो सीड्स पूरे दिन आपके दिमाग में चलते रहेंगे, और आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, और उनका टीआरपी जो है वो बढ़ता रहेगा। इस आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि संजया बारू साहब जो हैं वो 1980s के टाइम पर सेनेगल नाम का जो देश है वहाँ पर गए थे, और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर ने ये बताया कि मैं आपको फ्री में राइड दूंगा अगर आप मुझे अमिताभ बच्चन साहब के जो लेटेस्ट मूवी की म्यूज़िक कैसेट दे तो। राज कपूर साहब जो हैं वो रशिया में बहुत फेमस हैं। इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस। एक रशिया के व्यक्ति मुझे एक जगह पर मिले आउट ऑफ इंडिया, और ये आस्क्ड मी कि आप कहाँ से हैं। उनकी उम्र होगी कुछ 60-65। तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर वो गाना गाने लगे, मेरा जूता है जापानी ये पतलून। यू वोंट बिलीव वो इतना अच्छी तरीके से गा रहे थे, एंड आई वॉज लाफिंग, मीन्स आई वॉज ऑफ कोर्स हैप्पी। तो मैंने पूछा कि आपको ये गाना कैसे पता है। इसे राज कपूर जो हैं वो उनके देश में रशिया में बहुत फेमस है, खास करके उनकी जनरेशन में तो बहुत फेमस है। तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। फिर ऐसा एक दो और किस्से मैं आपको बताऊं। एक सेमिनार में गए थे, और वहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन देना था। तो वहाँ पर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंग्लैंड, राइट, लंदन में एक कॉलेज थी, आर्ट कॉलेज। तो वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ जब मेरा एक टर्न आया, आई वॉज अबाउट टू मेक ए प्रेजेंटेशन, तो उस टाइम पर मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उस टाइम पर जो वहाँ पर बैठे हुए थे लोग, इंग्लैंड के लोग, तो उन्होंने बताया शाहरुख खान। तो लिटरली वो शाहरुख खान के बारे में मेरे साथ डिस्कस करने लगे कि हमने उनकी ये फिल्म देखी है, वो फिल्म देखी है। फिर दंगल जो है वो आई एम श्योर यूड बी अवेयर कि चाइना में काफ़ी फेमस हुई है। फिर मनमोहन सिंह साहब जब टोक्यो गए थे, और मैंने ये बात टोक्यो में हमारे जो एम्बेसडर थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रजनीकांत जो है वो जापान में बहुत फेमस थे।
और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, जब वो जापान की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने रजनीकांत को मेंशन किया, तो वहाँ पर पार्लियामेंट में लोग जो हैं वो तालियां बजाने लगे, ऐसा कुछ हुआ था। ये मैंने देखा नहीं है वीडियो ऐसा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आई एम श्योर वो जो हमारे एम्बेसडर थे, एक मैडम थे, बहुत साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए होंगे, तो आई वॉज लिसनिंग टू हर इंटरव्यू ऑन ए रेडियो, और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि रजनीकांत जो है वो काफ़ी फेमस हैं जापान में। और आजकल YouTube पर भी ये जो रिएक्शंस के वीडियोस आते हैं कि ऋतिक रोशन के वीडियो के ऊपर रिएक्शन, या फिर किसी दूसरे ऐसे फिल्म स्टार के एंट्री सीन के ऊपर, गाने, डांस एक्सेट्रा के ऊपर रिएक्शन, बहुत सारे जो फॉरेन के लोग हैं वो देते हैं। तो व्हाट दिस इज़, ये हमारा सॉफ्ट पावर है। डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा रोल है। हार्ड पावर का मतलब है कि आप किसी देश को मिलिट्री से ताकत से आप उसको कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज वो ज़माना चला गया है। छोटे छोटे देश जो हैं, जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ताकतवर नहीं है, वो भी बड़े देशों को कह देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, राइट, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर एक ऐसी चीज़ है, और अमेरिका ने इस सॉफ्ट पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। जोसेफ नी 1990 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये शब्द दिया, सॉफ्ट पावर। और उस टाइम पर हॉलीवुड की जो फिल्में थी, उन्होंने दुनिया भर में, आप देखेंगे हमारी पुरानी फिल्मों के कपड़े आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के फिल्मों की यहाँ पर कॉपी भी होती थी। उनकी हेयर स्टाइल्स, उनके कपड़े पहनने का तरीका, एंड सो मेनी थिंग्स, अंग्रेज़ी में बात करना, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये इन्फ्लुएंस क्या है, ये सॉफ्टवेयर। आजकल हम हर कोई जीन्स पहनता है, तो जीन्स की शुरुआत कहाँ से हुई? यूएसए से। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूएसए की जीन्स की कंपनी पूरी दुनिया में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें फिल्मों के माध्यम से फेमस हुई, और आज देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मीन्स वी कैन हैव ए थरो डिस्कशन, 30-40 मिनट्स तक ऐसे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए इसके बारे में। अब भारत के गाने जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में बजते हैं, राइट, रेडियो में बजते हैं उनके, हमारे भारत के हिंदी और तमिल और दूसरे जो भी रीजनल सिनेमाज हैं, तो उनके म्यूजिशियंस और फेमस सॉन्ग्स जो हैं वो वहाँ के रेडियो सॉन्ग्स, रेडियो डेडिकेटेड चैनल हैं बॉलीवुड और इस प्रकार की। तो ये हमारा सॉफ्ट पावर है। जिस प्रकार से हमारे देश में जो चीज़ें चल, आई एम नॉट सेइंग कि दीपिका और जो भी नाम आ रहे हैं, मैं वो न्यूज़ फॉलो भी नहीं करता हूँ, तो मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एक ओवरऑल पैटर्न अगर आप देखें, तो जो फिल्म स्टार्स हैं, जो फेमस फेसेस हैं, तो ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उनको कंट्रोवर्सी में लाना जो है, इट्स वेरी इजी। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ कहा, और आप किसी भी प्रकार से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर वो एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। हॉलीवुड में भी ऐसा होता था और ऐसा होता है। और आप देखिए कि जब इटली में कम्युनिस्ट या फिर सोवियत यूनियन जब धीरे धीरे यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ने लगा, तो 1960s में यूएसए की सरकार ने हॉलीवुड को बताया कि अब वे सारी फिल्में बनाइए जिससे यूएसए के सोल्जर्स का जो बलिदान है वर्ल्ड वॉर 2 में, वो इटाली के लोगों को याद आए, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया। और मिस्टर ट्रंप जो हैं, उनके खिलाफ रॉबर्ट डी नीरो और मेरिल स्ट्रीप ने स्टेटमेंट्स दिए, फिर ट्रंप ने उनके ऊपर अटैक किया, शब्दों से ऑफ कोर्स। और बॉलीवुड में भी ये, बॉलीवुड और न्यू दिल्ली के लव हेट रिलेशनशिप चलते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, और उसके बाद रिएक्शंस आने लगते हैं पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, और बहुत सारे ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि बॉलीवुड, या फिर जब व्हेन आई एम सेइंग बॉलीवुड, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदी सिनेमा, आई एम टॉकिंग अबाउट सभी सिनेमा, राइट। गुजराती, तमिल, कन्नड़, जितने भी हमारे अलग अलग रीजनल सिनेमास हैं, ये सभी का एक इन्फ्लुएंस है। और ये सभी ने हमारे देश में, मीन्स हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर को स्प्रेड करने में मदद की है। और बहुत सारे लोग भारत में टूरिज़्म के लिए आते हैं, भारत को अच्छी तरीके से जानने के लिए आते हैं, वो हमारे फिल्मों को देखने के बाद। हम जब फॉरेन की फिल्में देखते हैं, आजकल तो वक्त अलग हो गया, लेकिन अच्छा 10-15 साल पहले
जब फिल्में जो आती थी तो उसमें यूएसए दिखाते थे, तो हमें लगता था कि कभी यहाँ पर जाएंगे, बहुत ही बड़े सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उस टाइम पर यूट्यूब और ये सारी चीज़ें तो नहीं थी 15-20 ईयर्स अगो। अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे देन दे विल टेल यू दिस थिंग। तो ये सिनेमा की ताकत है और ये हमारे लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक नेशनल एक एसेट है हमारी। इसको हमें ऐसी कंट्रोवर्सी से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, राइट। और कीचड़ उछालना और सभी लोग यही करते हैं, बॉलीवुड में तो यही चल रहा है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान हैं, उनकी लाइफ उतनी ही नॉर्मल है जितनी मेरी और आपकी है। कैमरा के सामने क्योंकि हम उस काम को नहीं जानते, दैट्स व्हाई वी फील, लेकिन कैमरा के बाद वो दे लिव एज नॉर्मल लाइफ लाइक यू एंड आई। टू स्पीचेस मोस्टली, राइट। फिर मैं आई डोंट नो देम पर्सनली, जहाँ तक मेरी समझ है ह्यूमन बीइंग इज़ ए ह्यूमन बीइंग, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई एक स्ट्रीट होकर हो। टू स्पीचेस, अब ये बात है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में तो हमने कल डिस्कस किया था। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो थर्ड, यानी कि लगभग 70%, 70-75% की उनकी जो स्पीच थी वो पाकिस्तान और दुनिया के बारे में कम और भारत के बारे में ज़्यादा थी, कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत में स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया, यानी कि सरकार जो है वो इस्लामोफोबिया को स्पॉन्सर कर रही है। हमारे देश को उन्होंने नाजी कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर किया है कि यहाँ पर जो नाजी टाइम पर जो होता था जर्मनी में और यूरोप में, वे सारी चीज़ें भारत में, इस प्रकार की विचारधारा भारत में फल फूल रही है। फिर उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को न्यूरेमबर्ग लॉज के साथ कंपेयर किया। LOC के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कभी भी यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भारत ने क्रिएट की है। और कश्मीर के बारे में उन्होंने बात की, एंड वी केप्ट ऑन रेंटिंग अबाउट दिस थिंग। पाकिस्तान की ये एक पैटर्न है, राइट। अपने आप मीन्स पाकिस्तान की बात जब मैं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिटिशियंस, राइट। व्हाट दे डू इज़ खुद के, क्योंकि खुद इतने सारे फॉल्ट्स में हैं, टेररिज्म की बात करें, फिर FATF वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि स्टेट टेररिज्म है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग अक्टूबर में होने वाली है। 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और वो हमारे देश में टेररिज्म है ऐसा बता रहा है कि हमारा देश जो है वो टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के बारे में, कि भारत में माइनॉरिटीज़ जो हैं उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। अब हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के साथ गलत चीज़ें हो रही है। हमारा देश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है, चाहे वो पारसी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, राइट, सिख, जो भी हमारे देश की माइनॉरिटीज़ हैं, ज्यू हो, कोई भी, राइट, अगर वो इंडियन है तो वो भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन सकता है। क्या पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें अलाउड है? नहीं है, और वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, ये एक हर साल की बात है, एवरी ईयर वो यही करते हैं। ए सोल्जर, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन एंड मेंटोर। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है जसवंत सिंह साहब। कल हमने इनके बारे में स्टार्टिंग जो है वो इनसे ही की थी लेक्चर की, एंड वी ऑल नो कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये आर्टिकल लिखा है राकेश सूद साहब ने, और इस आर्टिकल में राकेश सूद साहब जो हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने कल आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जो डिप्लोमेसी में जो उन्होंने एक काम किया है वो सबसे ज़्यादा, वैसे वो देश के सोल्जर भी थे, डिप्लोमेट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं, मेंटोर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आज जो हमारी डिस्कशन है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी मीन्स भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद USA जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए। और 1998 में बिल क्लिंटन यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन फिर अर्ली 1998 में आने वाले थे, नहीं आ पाए, लेट 1998 को आने वाले थे, लेकिन फिर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और USA जो है वो नाराज़ हो गया। फिर जसवंत सिंह साहब जो हैं वो मीटिंग के लिए UN जाने वाले थे, UN की एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे, और
उस टाइम पर उन्होंने वाइट हाउस को मैसेज दिया कि हम एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं, और फिर एक डिस्कशन की, एक डायलॉग की शुरुआत हुई। राइट, ये जो डायलॉग्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंटेंस, सबसे इनकन्क्लूसिव भी कहा जाता है, लेकिन सबसे प्रोडक्टिव डायलॉग की शुरुआत की। 16 मीटिंग्स हुई 1998 से लेकर 2000 के टाइम पर 7 शहरों में भारत और यूएसए के बीच में 16 मीटिंग्स हुई, और इस 16 मीटिंग्स ने दोनों देशों के रिलेशनशिप को सॉल्व कर दिया, अच्छा कर दिया। और मार्च 2000 में फिर बिल क्लिंटन विजिट पर आए, और उसी साल सितंबर 2000 में वाजपेयी साहब यूएसए गए। एनस्ट्रेंज डेमोक्रेसीज जो नाम दिया जाता था यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप को, कहते थे कि ये दोनों एनस्ट्रेंज डेमोक्रेसी है, उसमें से ये बन गया नेचुरल पार्टनर्स। आज जो यूएसए और इंडिया का रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जसवंत सिंह साहब ने। हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, और सैंक्शंस के बाद सैंक्शंस हटाए गए, और उसके बाद 5 ये बेंचमार्क्स, 5 पॉइंट्स हमारे सामने यूएसए ने रखे। यूएसए ने कहा कि आप CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 को साइन कर लीजिए, ज्वाइन द फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, एक्सेप्ट ए फ्रीज ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्सनल, न्यूक्लियर वेपन्स हम क्रिएट ना करें, फ्रीज कर दें इनको, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, टाइटन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन सेंसिटिव मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, एंड एंगेज डायलॉग टू रिड्यूस टेंशंस विद पाकिस्तान। ये 5 कंडीशंस रखी। उसके बदले में हमने, यानी कि जसवंत सिंह साहब ने, वाजपेयी साहब की जो स्पीच थी और न्यूक्लियर पॉलिसी जो पार्लियामेंट में टेबल की गई थी वो हमने उनके सामने रखी। हमने बताया कि भारत की सिक्योरिटी कंसर्न को समझिए। एक तरफ है चाइना जिनके साथ हमारा युद्ध हो चुका है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिनके साथ हमारे मल्टीपल युद्ध हो चुके हैं, तो इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो भारत को न्यूक्लियर वेपन्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एज एविडेंस ऑफ इंडियाज रिस्ट्रेंट। भारत जो है वो इसका उपयोग जो है मिनिमम डिटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, भारत का इतिहास आप देख लीजिए। फिर नो फर्स्ट यूज़, हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया गया तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मोराटोरियम ऑन टेस्टिंग, हम ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम आगे टेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर मोराटोरियम लगाते हैं। और हम NPT को साइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन NPT के साथ जुड़े हुए सारी चीज़ें जो हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर डिस्कशन हुए, नेगोशिएशंस हुए, और सारी चीज़ें फिर सॉल्व हो गई, और इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप सॉल्व हो गए। उसके बाद चाइना के साथ एक मीटिंग हुई थी, 1998 की बात है। मनीला फिलीपाइंस का कैपिटल है, तो जुलाई 1998 में मीटिंग हुई। आसियान की मीटिंग के साइडलाइन में चाइना के साथ मीटिंग हुई, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भारत प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। उन्होंने एक पुरानी चाइनीज़ कहावत कही, ही हु टाइज ए नॉट मस्ट अनटाई द नॉट, कि अगर आप एक गांठ बांधते हैं तो गांठ खोलने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी है। तो बदले में जसवंत सिंह साहब ने बताया कि मेरे भी गांव में, राजस्थान में भी एक कहावत है कि इट टेक्स 2 हैंड्स टू अनटाई ए नॉट, 2 हाथ लगते हैं। अगर आपको कोई गांठ खोलनी है तो आपको 2 हाथ चाहिए, और जो मीटिंग 20 मिनट के लिए होने वाली थी वो 1 आवर तक चली, और उसके बाद प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए। और उसके बाद राकेश सूद साहब जो ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा बिफोर द एंड ऑफ द ईयर 1998 के अंत से पहले उनको बीजिंग जाना पड़ा, और न्यू सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत हुई दोनों देशों के बीच में। तो ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं जसवंत सिंह साहब ने। सो थैंक यू सो मच सर, आपने देश के लिए इतना किया है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। और डियर फ्रेंड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात, एक वर्चुअल मीटिंग हुई डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, रिलेशनशिप को और डेवलप करने के बारे में बात हुई एंड थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पर कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।